नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं आई न्यूज हिंदी। जिस तरीके से आपने देखा इटावा की जो खबर, जिसको देखकर शायद आपके मन में भी ये विचार आया होगा कि जहां देश विश्व गुरु बन रहा है, वहीं देश में ऐसी घटना हो रही है जिसको देखने के बाद दिल दहल जाता है। तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से कि यादव जो कि कथा कर रहा था, ब्राह्मण ने उसकी चोटी काटी और कहीं ना कहीं महिला का जो मूत्र है उससे उसे शुद्धिकरण करवाया गया और ये कहा गया कि कथा करने का जो हक है, जो अधिकार है, वो ब्राह्मणों का है। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शारदा दीक्षित मैम, जो लगातार अपनी बातों को बेबाकी से रखती है। सीधा मैम से जानने की कोशिश करेंगे, क्या कथा करना ब्राह्मणों का ही अधिकार है? मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आई न्यूज में। किस तरीके से देख रही हैं जहां पर एक यादव समाज का व्यक्ति कथा करता है, उससे ये कहा जाता है कि कथा करना सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार है? देखिए, ये कहीं लिखा नहीं हुआ है कि ये ब्राह्मणों का अधिकार है। असल में तो कथा करने की जरूरत ही क्यों है? जब आप इस समाज में रोजी रोटी, शिक्षा, चिकित्सा, सर पे छत उपलब्ध नहीं करा सकते, तब तुम कथाओं में उलझाकर उनको क्यों, उनके दिमागों को खराब करते हो? और अगर कोई इस लायक है कि वो कथा कह सकता है और कथा करने की कला उसमें है, तो क्यों उसे उस अधिकार से वंचित किया जाए? क्योंकि संविधान ने सबको बराबरी का हक दिया है। किसी को भी अगर पढ़ाई लिखाई है, कोई अपने कला जानता है कथा करने की, तो उस कथा को वो कहीं पर भी कर सकता है। कोई, किसी को ये अधिकार नहीं है कि उसकी बेइज्जती की जाए या उससे उसकी जात पूछी जाए या उसे तिरस्कृत किया जाए, पैरों में लौटने और माफी मांगने को कहा जाए। ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक घटना है। और मैं कहती हूँ, भारत विश्व गुरु था कभी, लेकिन आज इन्होंने भारत की भी वही हालत कर दी है जो आज दलित, गरीब और पिछड़ों की है। क्योंकि भारत को भी उसी तरीके से जलील करवाते हैं ये बाहर के देशों में, क्योंकि ये सब चीजें भी बाहर जाती हैं। जब आप मॉब लिंचिंग करते हो तो वो सूचना भी बाहर जाती है। जब आप जात के नाम पर किसी की बेइज्जती करते हो और फिर मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलती सरकार, कोई भी बीजेपी का या सत्ता में बैठे लोग कोई शब्द नहीं बोलते उस इंसान के समर्थन में जिसका कोई अपराध नहीं है। उसका अपराध केवल इतना है कि वो कथा करने के लिए किसी ने बुलाया और वो कथा करने पहुंच गया। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जहां शिक्षा का खात्मा किया जा रहा है, वहां पर इस क्या बोलते हैं, भागवत कथा, ये आपके अभी जो कांवड़ लाने के लिए, और भाई 7 तीर्थों की यात्रा, और भाई फलाना डिकाना, ये सब चलाया जा रहा है और उसी का शिकार हमारे भोले भाले लोग हो जाते हैं। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि इनके इस चक्रव्यूह में फंसकर अपनी बेइज्जती ना कराएं और हमें अपने अधिकार के लिए आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। अधिकार मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं, अधिकार केवल कथा बांचने का अधिकार नहीं, अधिकार एक इंसान होने का, बराबरी का, कि हम तुम्हारे बराबर के इंसान हैं। इंसान होने के नाते जो हमारे अधिकार हैं, हम उनके लिए लड़ेंगे और बराबरी की डिमांड करेंगे। अगर आप हमें इंसान के दर्जे से नीचे समझोगे तो उसके लिए हम फाइट करेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि इस व्यवस्था में, इस पूंजीवाद में, इंसान को इंसान ना समझ के एक जात समझा जाता है, एक धर्म का पैरोकार प्रतिनिधि समझा जाता है। इंसान के दर्जे से उसे नीचे गिरा दिया जा रहा है और ये घटना भी इसी बात का सबूत है। मैम, जिस तरीके से आपने देखा कि पहले तस्वीरें ये आती थी कि गौमूत्र से शुद्धिकरण किया जाता था किसी भी चीज को, लेकिन जो कथावाचक है उसको महिला के मूत्र से शुद्धिकरण किया गया, ये किस तरीके से सही है? देखिए, ये एक गिरावट की इंतहा है, ये नीचता की सबसे बुरी हरकत है। और मैं तो उन महिलाओं को भी ये कहना चाहूंगी कि ये समाज तुम्हें क्या दे रहा है जो तुम इन चीजों का विरोध नहीं कर सकती हो। है, तुमने पढ़ा नहीं है कि शूद्र कंवार ढोल पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और तुम अब उन्हीं उन्हीं धर्म ग्रंथों को लेकर खुद को क्या सम्मानित महसूस करती हो? उन धर्म ग्रंथों के टोने टोटके या उसके जो नुस्खे हैं उनको लेकर तुम सम्मान पाओगी। और उसी समाज में, जिस समाज ने तुम्हें आज तक सिवाय तिरस्कार के कुछ नहीं दिया, कहने को देवी कहा है लेकिन व्यवहार पैर की जूती जैसा किया है, आज तुम उन भाइयों के साथ इस तरह की हरकत करने में साथ क्यों दे रही हो? सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और हमारे एसयूसीआई पार्टी के संस्थापक कॉमरेड शिवदास घोष ने ये बात कही थी कि समाज में गैर बराबरी और असमानता जब तक रहेगी, जब तक महिलाओं की, दलितों की या पिछड़ों की दुर्गति रहेगी, तब तक सच्ची आजादी नहीं हो सकती। भगत सिंह ने भी ये कहा था कि
सच्ची आजादी के लिए जनता को एकजुट होकर संघर्ष के लिए उतरना पड़ेगा। आज वो समय आ गया है जब किसी यादव को केवल कथा कर देने से इतना अपमानित किया जाता है, तो सोचिए कि कहां पर क्या क्या नहीं हो सकता। जब बुरा काम करते हैं उनको तो हार मालाएं पहना के, गौरक्षक होने के नाम पर झूठ मूठ के भी किसी का मीट का झूठा बहाना लेकर किसी की जान ले लेते हैं, उनको तो आप आरती उतारते हो। लेकिन एक सच्चा काम कर रहा है, एक सच्चा काम कर रहा है जिसको तुम ही सम्मानित समझते हो कि वो कथावाचक है, कथा कर रहा है, उसकी तुम इस तरह बेइज्जती करोगे। तो जरूरत है आज कि शिक्षा के दिए घर घर जलाने की और उस समानता के व्यवहार को प्राप्त करने की, इनके तरीके से नहीं, खुद के तरीके से लड़ के, शिक्षा के द्वारा, अपने संघर्षों के द्वारा। जहां मांग की जाती है कि भारत को हिंदू राष्ट्र का दर्जा दिया जाए, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, क्या लग रहा है इस तरीके से, जिस तरीके से आपने तस्वीरें देखी और वो तस्वीरें भी वायरल हुई हैं, क्या हिंदू राष्ट्र बनने की संभावना लग रही है? क्यों बनाना है हिंदू राष्ट्र? इस डेमोक्रेटिक व्यवस्था में, इस आज के डेमोक्रेसी के युग में, लोकतंत्र के युग में, अगर कोई भी धर्म या जाति के नाम पर, किसी एक समुदाय के नाम पर राष्ट्र बनाने की बात करता है, तो उससे खतरनाक और गिरा हुआ कोई नहीं हो सकता। हिटलर ने भी यही किया था। जो आज ये कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, कौन सा इस्लामिक राष्ट्र चंद्रमा पे पहुंच गया बताना? कौन से धर्म के नाम पर बने हुए राष्ट्रों की दुर्गति हम देख रहे हैं ना। हिंदू राष्ट्र था ना ये नेपाल, कौन सा उसने तीर चला लिए हैं। और जो राष्ट्र नैतिकता और समानता, बंधुत्व, भाईचारा, प्यार, प्रेम और डेमोक्रेसी की वैल्यू, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, वैज्ञानिक चिंतन लेकर आगे बढ़े हैं, वो आज पूरे विश्व में विकसित देश है। ये अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और देश की जाति के नाम पर हजार टुकड़े करके बैठे हैं, धर्म के नाम पर लोगों के अंदर जहर भर रहे हैं, तो आप विश्व गुरु या हिंदू राष्ट्र तो छोड़िए, ये तो खुद ही अपने देश को बर्बाद कर लेंगे। ये तो खुद ही देश में आप देख रहे हैं कि 2014 के बाद से किस तरह की घटनाओं ने सर उठाया और किस तरह के कारनामे होने लगे हैं। क्योंकि रोजगार जिन बच्चों को ये नहीं दे सकते, शिक्षा नहीं दे सकते, महंगाई के कारण जिन घरों में चूल्हे नहीं जल रहे, उन घरों के बच्चों को ये लंपट जॉम्बीज, आवारा बनाकर, हाथ में डंडे देकर, कहीं ये जाति के नाम पर लड़ाते हैं और कहीं पर ये धर्म के नाम पर लड़ाते हैं। अभी भी मैं सुन रही थी कि 500 यादवों के बच्चे जाकर उस गांव में, दिदांतपुर या जौन सा भी गांव है इटावा का, वहां पर जाकर, दादरपुर, वहां पर जाकर वो हंगामा काट रहे हैं। वो वही युवक हैं जिनको ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना उन्हें डेमोक्रेटिक वैल्यूज का पता है, ना उन्हें वैज्ञानिक चिंतन का पता है, ना उन्होंने बाबा साहेब को पढ़ा है, ना उन्होंने सावित्रीबाई फुले को पढ़ा है, ना उन्होंने राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद को पढ़ा है। उन्होंने केवल इनका व्हाट्सएप ज्ञान प्राप्त किया है। और ये सारी राजनीतिक पार्टियां एक है, क्योंकि ये जात की खाइयों को, धर्म की खाइयों को चौड़ा करने के लिए लगी हुई है, ताकि इन्हें वोट बटोर सके। वोट की राजनीति हमेशा इस तरह के ये दाव खेलेंगे। वोट इनको चाहिए, चाहे आपस में हिंदू मुसलमानों को लड़ाए, चाहे ये आपस में एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाए, ये कहेंगे उन जातियों को हिंदू जब इनको वोट चाहिएगा। लेकिन जब इनको लगेगा कि तुम्हारा वोट छिटक रहा है, तब ये उनको अपना दुश्मन बनाएंगे। एक लास्ट सवाल ये है कि जहां लगातार मोदी जी ये कहते हैं कि देश में सब बराबर हैं, देश में कोई जाति नहीं है, फिर भी लगातार जाति के मुद्दे क्यों उठ रहे हैं भारत में? ये कहते कुछ है, करते कुछ है। जहाँ ये कहते हैं कि जाति नहीं है, वहीं पर ये कहते हैं, जब इनके वो यहाँ पर किसी के यहाँ पर जाते हैं, ये किसी दलित के घर या किसी पिछड़े के घर, तो खाना बाहर से मंगाकर वहां पर खाने का दिखावा करते हैं। ये कभी कहते हैं धर्म के नाम पे कि कपड़ों से पहचानते हैं हम, है कभी इनके जो वो गुर्गे हैं, वो इस तरह के उटपटांग बयान जब देते हैं तो ये मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। जो भी ये लोग सत्ता में बैठे करते हैं, कहते हैं, ये केवल सत्ता की सुरक्षा के लिए करते हैं। जनता के सुख दुख से इनका कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये चाहते हैं कि इस पूरे समाज को जितने टुकड़ों में बांटा जाए, जितना आपस में जहर घोला जाए, उतनी ही सत्ता सुरक्षित रहेगी। सत्ता किसकी है? अडानी, अंबानी, गोयनका, सिंघानिया, बजाज, मित्तल, जिंदल, बिंदल और मल्टीनेशनल जो इनका कॉर्पोरेट है, वो कॉर्पोरेट इनके ऊपर हावी है। सत्ता में कॉर्पोरेट बैठा है, और जब तक ये कॉर्पोरेट रहेगा, आम जनता के गले काटे जाते रहेंगे, आम जनता में हजार तरह के भेद इकट्ठे किए जाते रहेंगे। इसलिए हमें समानता, बंधुत्व, भाईचारा और प्यार प्रेम के लिए
जनता को एकजुट करके एक जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, जातिगत असमानता दूर करने के लिए, धार्मिक विद्वेष दूर करने के लिए और महिला पुरुष का भेद दूर करने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हमारे साथ इस वक्त शारदा दीक्षित मैम मौजूद थी। तो मैम का कहना है कि कहीं ना कहीं जातिवाद जो लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है जिसको, और आपने भी देखा तस्वीरें बहुत भयानक थी। हालांकि 4 लोगों को पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है क्या ये मुद्दे लगातार देश में चलते रहेंगे? क्योंकि लगातार मोदी जी तो ये कहते हैं कि देश विकास कर रहा है, देश विश्व गुरु बन रहा है। क्या विश्व गुरु इसी तरीके से बन रहा है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर शेयर कीजिएगा। मैं पूनम, आप देखते आई न्यूज।